हेलो डियर। जहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से मैं अगले लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर भी बोल रहा था ना, तो इससे जस्ट पहले अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आप इसके फ्लो को कंटिन्यूसली पकड़ पाओगे। इन दोनों लेक्चर को देखने के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ए बैग कंटेन्स 2 येलो 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 बॉल निकाली गई हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, कि कोई सी भी बॉल ब्लू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले से करते हैं। हमने 2 बॉल निकालनी है, तो 2 बॉल निकालने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे। भैया 2 बॉल कितने तरीकों में निकाली जा सकती है, तो 2 येलो बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं और 2 ब्लू बॉल हैं। तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 बॉल में से 2 बॉल टोटल 7C2 वेज में निकाली जा सकती हैं। अब ये बंदा बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नन ऑफ द बॉल इज ब्लू, कि कोई भी बॉल ब्लू नहीं है, कोई भी नीली नहीं है। तो यानी कि नीली बॉल में से नहीं निकलनी चाहिए बॉल, बॉल निकलनी चाहिए इन बॉलों में से। यानी कि 3 और 2 5, इन 5 बॉल में से कोई भी 2 निकल जाएं। तो कितने तरीके हैं कि हम इन 5 बॉलों में से 2 बॉल निकाल सकते हैं, वो ये सारे तरीके हैं। तो ये नंबर ऑफ वो वाले आउटकम है जो हमें चाहिए। इन 5 में से 2 बॉल कितने तरीकों में निकाली जा सकती है हमने लिख दिया, और टोटल सभी बॉलों में से 2 बॉल कितने तरीकों से निकाली जा सकती है हमने वो भी लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे। और मैंने बताया है कि भैया जब भी सी होगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल, सी होगा तो नीचे इसका फैक्टोरियल आएगा, तो वो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा दोनों में। तो 2 टर्म तक लिखोगे, 5 इंटू 4, 7 इंटू 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 10/21। दिस विल बी योर आंसर। अगर हम फॉर्मूले से ना करके अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे करें, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने वाले कंसेप्ट से करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो कि पहली जो बॉल निकालें वो भी नॉट ब्लू हो। यहाँ पर आपने ये देखना है कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, हमारा जो इवेंट है वो क्या है। हमारा इवेंट है कि ब्लू नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉट ब्लू, और अगली बॉल है वो भी नॉट ब्लू। हमारा कौन सा काम हम करना चाह रहे हैं कि हम एक बॉल निकालें और वो ब्लू ना हो, नॉट ब्लू हो। तो मान लो मैं एक बॉल निकाल रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल हैं 7, उसमें से ऐसी कौन सी बॉल हैं जो ब्लू नहीं है। जो ब्लू नहीं है हमारे फेवर में है 5 बॉल। इस काम को करने की प्रोबेबिलिटी है 5/7। ये काम भी होना चाहिए और ये काम भी होना चाहिए। अब मैं दूसरी बॉल निकाल रहा हूँ, एक ब्लू बॉल में निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो टोटल बॉल बच जाएंगी जी 6 और ब्लू बॉल बच जाएंगी 4। अब ध्यान से सुनो, एक डाउट आपका क्लियर होगा। कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा। देखो यहाँ पर मैं जिन चीज़ों को अरेंज कर रहा हूँ वो है नॉट ब्लू एंड नॉट ब्लू। आपने ये देखना है कि जो मैं यहाँ पर काम कर रहा था उसका क्या क्राइटेरिया था, मैंने उसका क्या नाम दिया, और क्या मैं सेम काम यहाँ पर कर रहा था। जी हाँ, सेम काम। यहाँ पर भी ब्लू, बॉल ब्लू ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, यहाँ पर भी बॉल ब्लू ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी। तो आप एन बी और एन बी इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो। ये मत बोल देना कोई कि 2 बी हैं 2 एन एन, नहीं बेटा, ये एक ही चीज़ है एन बी, ये भी एक ही चीज़ है एन बी। ठीक है, ओके। सेम सी चीज़ है, इनकी क्या अरेंजमेंट, इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं। तो यहाँ पर बच्चों को ये डाउट आता है कि सर बॉल अगर ब्लू ना हो तो हो सकता है यहाँ पर येलो हो, यहाँ पर ग्रीन हो, तो वाई जी जी वाई वो तो अरेंज हो सकती है, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने ये थोड़ी लिखा है कि यहाँ पर येलो हो, यहाँ पर ग्रीन हो, यहाँ पर ब्लू ना हो, यानी कि येलो हो और ग्रीन हो। यहाँ पर मेरे काम करने का क्राइटेरिया, या फिर यहाँ पर जिस चीज़ की मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा था, मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा था कि येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन में से कुछ भी आ जाए। यहाँ पर जो मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा था वो भी मैं देख रहा था येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन में से एक कोई भी आ जाए। यहाँ पर भी सेम चीज़ की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम चीज़ की। तो जिस चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो उसका हमने एक नाम रख दिया नॉट ब्लू, इसका नाम नॉट ब्लू। तो ये तो सेम चीज़ है ना, तो सेम चीज़ के तो अरेंजमेंट ही नहीं होते, तो यही आंसर होएगा। ऐसे कंफ्यूज मत होना। आपको ये देखना है जिस चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो
उसका आपने क्या नाम रखा है, क्या क्राइटेरिया है, सेम ही क्राइटेरिया है दोनों जगह का, सेम चीज़ तो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, एक ही बात है, आगे पीछे रख लो उनको। तो वही ऊपर वाला उत्तर हो जाएगा भाई, 5 4 7 6, 5 4 7 6, ऑप्शन बी। कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज क्लब एंड 1 इज डायमंड। तो टोटल कितने तरीके हैं दो कार्ड निकालने के, 52 में से 52C2, टोटल दो कार्ड निकालने के ये तरीके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमने क्या करना है, हमारे सामने 13 तो रखे हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं उसको, क्लब बोल लो, 13 स्पेड रखे हैं, 13 हर्ट रखे हैं, हर्ट, और 13 डायमंड रखे हैं। 13 तो रखी है अपने पास चिड़ी, 13 रखे हैं अपने पास हुकुम, 13 रखे हैं अपने पास हर्ट, और 13 रखे हैं अपने पास डायमंड, पान और ईंट। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 1 इज क्लब, एक क्लब होना चाहिए। तो इन 13 में से कोई भी एक क्लब आ जाए चलेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप बोलोगे जी हाँ, 13C1। इन 13 में से कोई भी एक पत्ता छांटने के कितने तरीके हैं, 13 तरीके हैं, कोई भी एक छांट लो, 13C1 एक ही आएगा। और एक पत्ता डायमंड में से छांटना है, ठीक है जी, 13 डायमंड है, उन 13 में से कोई भी एक आ जाए, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। उत्तर क्या है वो मेन नहीं है, मेन है कि आप समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब दूसरे तरीके से करता हूँ, जब आप इस फॉर्मूले से करते हो तो आपको अरेंजमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लब हो एक डायमंड हो। देखो यहाँ पर जब मैंने लिखा तो मैंने ये लिख दिया ना कि पहला क्लब हो दूसरा डायमंड हो, पहले मैंने क्लब लिख दिया फिर डायमंड लिख दिया, तो मैं देखूंगा ना पहले डायमंड और फिर भी क्लब आ सकता है। यहाँ पर अगर अलग अलग चीज़ें लिखी हैं तो उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो मैं एक पत्ता निकालूं और वो क्लब आए, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भैया टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें से 13 क्लब है, ठीक। अब एक पत्ता मैंने निकाल लिया, वो क्लब का आया, उसकी ये प्रोबेबिलिटी थी। अब एक और पत्ता निकालूंगा तो टोटल पत्ते तो बच गए 51, टोटल तो 51 बच गए, उसमें से डायमंड है 13, तो डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 13/51। क्या पहले क्लब बाद में डायमंड बोला, अगर एग्जामिनर ये बोलता है कि मैंने दो पत्ते निकाले, पहला क्लब आए और दूसरा डायमंड आए, तो ये उत्तर हो जाता। उसने ऐसा बोला कि पहला क्लब आए दूसरा डायमंड आए, उसने बोला एक क्लब आए एक डायमंड, तो पहले डायमंड भी आ सकता है बाद में क्लब, पहले क्लब आ सकता है बाद में डायमंड। तो इसीलिए आप देखते हैं कि कितने वेज में ये चीज़ें अरेंज हो सकती हैं, CD दो लिख लो या 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं आप, अदरवाइज दो चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, 2 वेज में अरेंज हो सकती है। तो यही उत्तर ऊपर से आएगा, यही उत्तर नीचे से, ठीक है। कर दें काम को, 13 में तो 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग क्वींस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड क्वीन हो। तो चलिए पहले फॉर्मूले से करते हैं, कितने वेज में 2 पत्ते निकाले जा सकते हैं 52 पत्तों में से, 52C2, ठीक है। और हमें जो कार्ड चाहिए वो है क्वीन, तो जो 4 क्वीन होती है उसी में से 2 क्वीन आनी चाहिए, तो 4C2, दैट्स इट उत्तर। 4 × 3 बटे में 2 फैक्टोरियल होएगा, नीचे भी बटे में 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 52 × 51, दिस इज योर उत्तर। अब दूसरे तरीके से करते हैं, पहले वाली भी क्वीन हो और दूसरे वाली भी क्वीन हो, ये 2 काम करने हैं। तो पहला पत्ता निकाल रहे हो वो क्वीन हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, भैया 52 में से 4 पत्ते ही हैं क्वीन, तो 4/52 इनटू दूसरा पत्ता भी क्वीन हो, अब एक पत्ता तो आप निकाल चुके हो क्वीन का 51, 3 बच गई जी क्वीन, एक क्वीन आप निकाल चुके हो, अगर ये क्वीन आई तो फिर एक क्वीन कम हो जाएगी और एक पत्ता कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू और क्यू को अरेंज कर सकते हो, नहीं, तो ये उत्तर हो जाएगा, वही 4 3 52 51, 4 3 52 51,
तो सॉल्व करते हैं। 1/13, 1/17, 1 एंड में 1 आएगा, 1/221। ठीक है, ऊपर तो 1 आना ही है, नीचे यूनिट डिजिट्स आती है 21, 1 आएगा, ऑप्शन बी। 2 dice are thrown, what is the probability that the product of the numbers on both of them will be odd? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के ऊपर जो नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल जो है वो विषम हो। ठीक है जी, देखते हैं। अब ये पहले वाली डाइस है, ये दूसरे वाली डाइस है। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट क्या करेंगे, कई कैंडिडेट सैंपल स्पेस बनाएंगे। मतलब 2 डाइस को थ्रो करने पर जो 36 केस आते हैं वो पूरे के पूरे 36 केस बनाएंगे। बनाने की जरूरत नहीं है दोस्त, थोड़ी देर लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। मेंटली भी आप बता सकते हो, मैं पहले आपको समझा देता हूं कैसे। देखो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ओड चाहिए तो अगर पहली डाइस पर इवन आ गया और बाद में चाहे कुछ भी आए तो इवन ही आ जाएगा प्रोडक्ट। तो इवन नंबर की गुणा किसी भी चीज से कर लो, इवन ही आता है। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है इसके लिए नंबर सिस्टम की, क्या कि इवन नंबर इंटू इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, इवन नंबर इंटू ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, एंड ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके पास 2 हो। अगर दोनों नंबर के पास 2 हैं तो भैया जो नंबर इन दोनों से बनेगा वो तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इवन की तो बात ही छोड़ो, 4 की गारंटी है उसकी। अब इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, पर मिला के तो 2 तो हो ही जाएगा ना। ना इस भाई के पास 2 है, ना इस भाई के पास 2 है, तो मिलाते रहो, इनके पास 2 है ही नहीं, तो 2 होएगा ही नहीं इनके पास। ठीक है, तो दोनों डाइस हमने थ्रो करी, इनका प्रोडक्ट ओड चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर भी ओड आना चाहिए, यहाँ पर भी ओड आना चाहिए। एक्चुअल में हमें क्या देखना, हमने ये देखना है पहली डाइस पर भी ओड आए और दूसरी डाइस पर भी ओड आए। ठीक है, विषम आए। तो पहली डाइस पर ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली डाइस पर ओड नंबर आने की, तो भैया 1 2 3 4 5 6, 3 तो ओड हैं और 3 इवन है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली हाफ, मन ही मन में डायरेक्टली हाफ दिख रहा है, डाइस फेंकोगे 50% चांस है इवन आएगा, 50% चांस है ओड आएगा। ठीक है, तो इस डाइस पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/6, इस डाइस पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/6, और ये दोनों काम करने हैं, ये वाला काम भी होना चाहिए और ये वाला काम भी होना चाहिए। इस पर भी ओड आना चाहिए, इस पर भी ओड आना चाहिए। 1/2 इंटू 1/2 1/4, मन ही मन में कर सकते हो कि नहीं। पहली डाइस के ऊपर ओड आए, हाफ प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरी पर ओड आए, हाफ प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों पर ओड आए तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्रोबेबिलिटी है। तो क्या सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्या जरूरत है? क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन करोगे ऐसा ही, अगर मैं बताऊं तो मजा आ जाएगा अगर आप वो कर दोगे तो। अगला अगला क्वेश्चन 35 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर। हाय, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंकी गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन बोथ ऑफ देम विल बी इवन, ताकि जो प्रोडक्ट है वो इवन हो। तो ठीक है जी, ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है। अब इन दोनों के ऊपर जो नंबर आए हैं वो प्रोडक्ट इवन हो। इवन कब कब हो सकता है? अगर पहली डाइस के ऊपर इवन आया और दूसरी पर इवन आया तो भी इवन हो जाता है। अगर दोनों डाइस के ऊपर आया तो इवन हो जाएगा, या तो ये होएगा, या फिर पहली पर इवन आए और दूसरी पर ओड आए तो भी इवन हो जाएगा प्रोडक्ट, या फिर पहली पर ओड आए और दूसरी पर इवन आए तो भी इवन हो जाएगा। अब भावनाओं को बड़े प्यार से समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 3 केस पॉसिबल है। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पर इवन आ गया तो भी अपना काम बन रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली पर इवन दूसरी पर ओड तो भी काम बन गया, या फिर पहली पर ओड दूसरी पर इवन तो भी प्रोडक्ट तो इवन बन ही जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे करके इवन आ जाएगा, या ऐसे करके इवन आ जाएगा, या ऐसे करके इवन आ जाएगा। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा और जोड़ दूंगा। जोड़ूंगा क्यों? क्योंकि और सेंस, और या तो ये काम होगा या ये काम होगा या ये काम होगा, या तो दोनों डाइस पर इवन आ जाएगा या पहली पर इवन दूसरी पर ओड आ जाएगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि दोनों पर इवन भी आ गया और पहली पर इवन भी दूसरे पर। ये कैसी डाइस है भैया?
कि उस डाइस पर ओड भी है, इवन भी है? इसका मतलब आपने शराब पी रखी है और कोई मतलब नहीं है, आपको उल्टा पुल्टा दिख रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो देखो, पहली डाइस पर इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी देर पहले बताई थी, हाफ। आधे नंबर इवन, आधे नंबर ओड है डाइस पर। दूसरी पर इवन आने की हाफ, तो दोनों डाइस पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। पहली पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरी पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, 1/4। सिमिलरली यहां पर भी 1/4। इन सबको जोड़ दो, 3/4। दैट इज योर उत्तर। ठीक। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसको अपने थोड़े से मन में संभालो, आपको सोचने की ज़रूरत है। वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोच लो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको बताऊंगा अभी। देखो, दो डाइस थ्रो की गई, डाइस 1, डाइस 2। ठीक है, या तो इसके ऊपर इवन आएगा या इसके ऊपर इवन, या इसके ऊपर इवन आएगा या इसके ऊपर ओड, या इसके ऊपर ओड आएगा या इसके ऊपर इवन, या फिर इसके ऊपर ओड आ जाएगा और इसके ऊपर ओड आ जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। एग्जामिनर ने आपसे बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तीनों इवेंट हो। यही बोला ना कि दोनों का प्रोडक्ट इवन आए, तो या तो दोनों का प्रोडक्ट इवन ऐसे आ सकता है, या ऐसे, या ऐसे, और कोई तरीका नहीं है। टोटल 4 ही पॉसिबिलिटी हैं, टोटल 4 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। उसने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है इन इवेंट्स के हैपन होने की, तो 4 में से 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 3/4 सीधा उत्तर मार सकते हो आप, क्योंकि ये सारे इवेंट इक्वली लाइकली हैं। अब ये थोड़ा सा आपको ये लगा होगा कि नहीं यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ समझ पाओगे। इसको छोड़ दो अभी, अब दूसरा तरीका देख लो। टोटल ये 4 ही पॉसिबल आउटकम हैं, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। उसने इनकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो आप क्या करो, आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के एक में से घटा दो। इतना तो कर सकते हो ना। आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि दोनों पर ओड आए, उसको एक में से घटा दूंगा, यानी कि उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी जिनमें दोनों पर ओड नहीं आ रहा। यानी कि या तो दोनों पर इवन आ रहा है या किसी एक पर इवन आ रहा है। अपना काम तो बन जाएगा उससे, हमें जस्ट किसी एक पर इवन चाहिए। ठीक है, तो पहली डाइस पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, दूसरी डाइस पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, तो इस काम के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। इस काम को छोड़कर बाकी जो बचे हुए काम है उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/4, 3/4। ये मैं आपको कौन सा कंसेप्ट बता रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट वाला, पूरक वाला। अब ये मेरे को पता नहीं यार, ये कॉम्प्लीमेंट मतलब एक और कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई ध्यान नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, तारीफ। 100% इस पर मत जाना, ये ना हो कि मैं गलत बता दूं, तो आप देख लेना अभी है। और ये कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक वाला, कोई चीज़ जो किसी चीज़ को पूरी करे। ठीक, क्लियर है? तो ये वो वाला कंसेप्ट यूज़ किया जिसकी उसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे ज़्यादा स्टेप यूज़ करने पड़ रहे थे। उसके अलावा जो बचे हुए केस है उनकी प्रोबेबिलिटी मैं इजीली निकाल सकता था, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालकर मैंने 1 में से माइनस कर दी। ठीक, नेक्स्ट। डाइस इज रोल्ड थ्राइस, एक डाइस को 3 बार फेंका गया। ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गेटिंग ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, फॉलोड बाई एन ओड प्राइम नंबर, एक ओड प्राइम नंबर है, फॉलोड बाई एक कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो डाइस को 3 बार फेंका गया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम डाइस को फेंका गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गेटिंग ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल आने की। तो देखो टोटल यही आउटकम पॉसिबल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 का मल्टीपल आए। तो देखो एक यही बोला ना, मल्टीपल ऑफ 3, तो 2/6। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 2/6। ठीक है, फिर दूसरे वाला इवेंट देख लेते हैं भाई। क्या प्रोबेबिलिटी है कि
ओड प्राइम नंबर आए, ठीक है, ओड प्राइम नंबर यानी कि 3 और 5, प्राइम नंबर 2 भी है बट ओड नहीं है, तो 2/6। ओके जी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीसरे वाला है वो कंपोजिट नंबर आए? अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन कौन से है कंपोजिट नंबर? इसमें 1 को मत गिन लेना भाई, ना 2 को गिन लेना, ठीक है, 2 ही कंपोजिट नंबर हैं, 4 और 6, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/6। तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो ये हो जाएगा 1/27। तो दैट इज नन ऑफ दिस, ठीक। तो कभी कभी वो आपके नंबर सिस्टम की नॉलेज भी चेक कर सकता है प्रोबेबिलिटी में, एक चैप्टर के अंदर दूसरे चैप्टर की नॉलेज डेफिनेटली चेक की जा सकती है। तो एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है शांति से पेपर को अटेम्प्ट करने की कला, ये एकदम से आपके दिमाग में बैठेगी भी नहीं। अभी आपका एग्ज़ाम दूर है, तो जब भी आप मॉक टेस्ट करोगे तो शांति से पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस आप करोगे। नहीं तो क्या होएगा, सिर्फ मैथ की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँ कि ये पढ़ो वो पढ़ो, एक तो मैं आपको बोलूँ कि इतना सारा सिलेबस पढ़ लो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अभी आपके 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है, 80% मार्क्स आ रहे हैं। मैं आपको कई सारी बुक्स बता दूं कि इतना सारा सिलेबस पढ़ लो, आपके 5 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सिलेबस नहीं पढ़ना बेटा, जो आपने सिलेबस पढ़ रखा है उसी को शांति से यूज करना सीख लो। तो ये क्या एक जादुई चीज़ नहीं होगी? जादू से कम है क्या ये? जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, आपको सिर्फ अपना माइंड सेट बनाना है, कुछ नया नहीं सीखना। नए सीखने में टाइम और एनर्जी अभी इन्वेस्ट नहीं करनी। ये नंबर लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेपर को अटेम्प्ट करने का नज़रिया बदलना है। इजी ग्रोथ है ये, बट रेयर है, कोई भी बताता नहीं। मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम दिए बचपन में। 5th क्लास में पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था सैनिक स्कूल में, जब मैं सिलेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे, एनडीए दे लिया, सिलेक्ट हो चुका, एसएसबी रिकमेंडेड हूँ मैं, टीडीएस दे लिया, सिलेक्ट हो चुका, देन कैट दे लिया, बढ़िया नंबर आए थे, एसएससी के एग्ज़ाम दे लिए, ठीक है, बैंकिंग का दिया नहीं है, पीएस टेट दे लिया, जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो, ठीक है। तो इस चीज़ को लाओ प्रैक्टिस के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे मज़ा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे पेपर जब आएगा तो करके आएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं, शांति से हम करते हैं। नेक्स्ट, ए बास्केट कंटेन्स 6 ब्लू। अब मैं क्या करूँगा, इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदलता रहूँगा, नीचे ऊपर सब कुछ सेम रहेगा। आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठा दूंगा और काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। देखो मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। ए बास्केट कंटेन्स 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स। ओके, इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड अप एट रैंडम, 2 बॉल हमने उठाई हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर ग्रीन, या तो दोनों ग्रीन है या दोनों येलो है। क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो दोनों ग्रीन हो या फिर दोनों येलो, इधर बोथ ग्रीन और बोथ येलो। तो उसने क्या बोला है, ये दोनों काम करने के लिए बोला है, या बोला है इन दोनों में से एक काम हो जाए, या या तो ये काम हो जाए या ये काम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा और जोड़ दूंगा। अगर वो बोले ये दोनों काम हो, 4 बॉल निकाल ले, पहली 2 ग्रीन हो, आखिरी की 2 येलो हो, यानी कि दोनों काम हो, तो फिर गुणा करेंगे, ठीक है। या तो पहले मैं फॉर्मूले से करूंगा, कितने तरीके में मैं 2 बॉल निकाल सकता हूँ। 2 बॉल निकालने के टोटल कितने तरीके हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल कितनी बॉल में से निकालना भैया, 6 और 4 10 और 5 15, 15 बॉल में से 2 बॉल निकालने के कितने वेज हो सकते हैं, 15C2, ठीक है। अब उसने बोला है या तो ग्रीन हो, यानी कि या तो दोनों बॉल ग्रीन से आए, यानी कि 4C2, या फिर दोनों येलो हो, उन 3 बॉलों में से आए। दोनों येलो तभी होंगी जब इन 3 बॉलों में से 2 सिलेक्ट होंगी, 3C2 प्लस करूंगा। या तो जो हमारे फेवर में जो आउटकम है, अगर दोनों ग्रीन आई तो दोनों ग्रीन आने के इतने सारे आउटकम हैं जिनमें दोनों ग्रीन आ रही हैं, और दोनों येलो इतने सारे आउटकम में आ रही हैं, ये भी हमारे फेवर में है, ये भी हमारे फेवर में, मैंने ऐड कर लिया, टोटल इतने आउटकम अपने फेवर में है। तो इनको अलग से कैलकुलेट कर लूँ,
4c2 इज इक्वल टू 4 × 3/2 यानी कि 6, और 3c2 होएगा 3, तो 6 और 3 9 डिवाइडेड बाई 15c2, 15 × 14, तो नीचे वाला 2 फैक्टोरियल है वो मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, उत्तर निकाल ही लेते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 2 1 2, 2 7 14, 3/35। ठीक है भाई, इज इट ठीक और नॉट? नेक्स्ट, अब हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग से। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ग्रीन हो और दोनों येलो, या तो ये दो काम हो या फिर ये दो काम हो। ठीक है, तो मैं एक बॉल निकालने जा रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ग्रीन हो? तो आप बोलोगे सर टोटल बॉल 15 हैं और ग्रीन बॉल हैं भाई कितनी है, 4। तो एक बॉल मैंने निकाल ली, पहली बॉल ग्रीन हो उसकी एक प्रोबेबिलिटी है और पहली बॉल ग्रीन निकली हमारी, तभी तो ये इवेंट सेटिस्फाई होएगा कि पहली भी ग्रीन है दूसरी भी, पहली ग्रीन निकली। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि दूसरी ग्रीन निकले? तो टोटल बॉल बच गई 14 और उसमें से 3 ग्रीन है, तो दूसरी बॉल के ग्रीन होने की ये प्रोबेबिलिटी है। या तो ये काम हो या फिर ये काम हो। अब दोनों ग्रीन को आप अरेंज कर सकते हो। अब ये मत करना कि 2 बार जी है और 2 बार वाई है, इसको ऐसे अरेंज कर देंगे, हैं? ऑनलाइन मुक्का मारूंगा बहुत जोर से। भाई ये दोनों काम थोड़ी हो रहे हैं, या तो ये हो रहा है या ये हो रहा है, या तो दोनों जी ये निकल रहे हैं। तो कितने वेज में जी और जी को अरेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। जी जी सेम ही है, एक ही तरीका है। या फिर ये हो रहा है, जब ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, और है ना। ठीक, तो मैं अगर बॉल निकालूं तो पहली बॉल येलो निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 बॉल हैं और 15 टोटल है। अब ये मत बोलना कि एक बॉल यहां निकल चुकी थी, एक यहां निकल चुकी थी, 13 बजे। या तो ये काम होगा, तो इस काम के होने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली, या फिर ये काम होगा, या फिर क्या होगा, मैं पहली बॉल निकालूंगा वो येलो निकलेगी और दूसरी बॉल निकालूंगा वो भी येलो निकलेगी। ठीक है, ये आप जोड़ लोगे तो नीचे आएगा 15 × 14, ऊपर देखो 4 × 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18। यही चीज यहाँ पर आई होगी, 9 दूनी 18 ऊपर और नीचे 15 × 14। ठीक है, क्लियर? ए बास्केट कंटेन्स 6 ब्लू 2 रेड। ठीक है भाई, ये तो सेम ही इन्फॉर्मेशन है, सारे क्वेश्चन में आगे जो आएंगे कई क्वेश्चन में यहाँ से इन्फॉर्मेशन बदलेगी। 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, अगर 4 बॉल हमने उठाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ताकि 2 रेड हो और 2 ग्रीन हो। अच्छा जी, 2 तो रेड हो और 2 ग्रीन हो। एंड आया है यहाँ पर, ये काम भी होना है, ये काम भी होना है। 4 बॉल उठाई ना, 4 बॉल उठेंगी। ठीक है, तो कितने तरीकों में 4 बॉल उठा सकते हो? टोटल 15 बॉल हैं, तो 15c4। अब 2 होनी चाहिए रेड, तो रेड बॉल मैं कहाँ से उठाऊंगा? जो 2 रेड बॉल है उन्हीं में से 2 आनी चाहिए, 2c2 इनटू 2 होनी चाहिए ग्रीन। ग्रीन बॉल कितनी है? 4। उन 4 में से 2 बॉल उठाने के कितने तरीके हैं? ये एक तो ये हो गया तरीका, या फिर आप इस तरीके से कर लो कि 2 रेड हैं और 2 ग्रीन हैं, टोटल 4 बॉल उठाई, 2 रेड 2 ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं एक बॉल उठाने जा रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगी? तो आप बोलोगे सर 2 बॉल रेड हैं और टोटल बॉल 15 है, 2 आउट ऑफ 15 इतने चांस हैं। ठीक है, अगली बॉल भी रेड हो, सर 1/14। अगली बॉल ग्रीन हो, तो आप बोलोगे सर ग्रीन बॉल 4 हैं और टोटल बॉल 13 रह चुकी होंगी, 2 बॉल उठ चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि अगर वो 4 बॉल उठा रहा है, पहले 15 बॉल होंगी, फिर 14 होंगी, फिर 13 होंगी, फिर 12 होंगी। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ 15 14 13 12। अगर 5 बॉल उठा रहा है, मैं यहाँ से 5 तक ले जाऊँगा। पहली बॉल रेड हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? बॉल कितनी है? 2, 2/15, फिर 1 बच जाएगी। फिर बॉल कितनी है? ग्रीन 4 है, पहले 4 फिर 3। इतना आप कर सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज़ें आ जाएंगी। एक एक के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। फिर RRGG को अरेंज भी करना है, या तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो कि 4C2 लिख दो। टोटल 1 2 3 4 जगह हैं, तो कितने तरीकों में मैं 2 जगह छाट सकता हूँ लाल के लिए, R लिखने के लिए, बाकी जगह ग्रीन लिखा जाएगा। या फिर कितने तरीकों में मैं 2 जगह छाट सकता हूँ G लिखने के लिए, बाकी जगह अपने आप रेड आ जाएगा। ठीक है, या फिर वही अपना अल्फ़ाबेट वाला हिसाब, DATA वाला, 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 4 चीज़ें 4 फैक्टोरियल बटे में 2 बार ये रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल, इतने वेज में अरेंज हो सकती हैं। सेम उत्तर आएगा।
ठीक है, दोनों समझाते हुए चलूंगा मैं आपको। उत्तर ऊपर वाले से निकाल लेते हैं। तो भाई 2C2 ये होएगा 1, 2 में से 2 चीज़ें छाटने का एक ही तरीका होता है। 4C2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, 4 × 3/2। PNC में बताया है, मेंटली करना आना चाहिए। 15, 14, 13, 12 और नीचे वाला जो 4 फैक्टोरियल उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 24। 4 फैक्टोरियल 24 होता है। ठीक है जी। तो 12 दूनी 24, 2 7 14, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बटे समथिंग आएगा। ये 455 ही आएगा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ऊपर तो 2 है, नीचे 5, 7 और 13 है। यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 2/455 एक पॉसिबल उत्तर है। ठीक है, अब ठीक है कि नहीं एक बार मैं ये देख लूँ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सेम है। इफ 4 balls आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन, एक ग्रीन हो 2 ब्लू हो, यानी कि एक ग्रीन हो 2 ब्लू हो और एक रेड हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ठीक है जी, 4 बॉल निकाल रहे हैं तो कितने टोटल वेज में 4 बॉल निकाल सकते हो? 15 बॉल में से 15C4। और बॉल ग्रीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने वेज में हम ग्रीन बॉल निकाल सकते हैं? 4 बॉल हैं, इन 4 बॉलों में से एक बॉल छाटनी है तो वो ग्रीन ही आएगी। तो 4C1 इनटू, ये सारे काम करने हैं। एक बॉल ग्रीन होनी चाहिए और 2 बॉल ब्लू होनी चाहिए और एक बॉल रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 ब्लू बॉल छाटने के कितने तरीके हैं? ब्लू बॉल कितनी है भाई? 6, तो 6C2। रेड बॉल कितनी है? 2, तो 2C1। दैट्स इट, आपका उत्तर हाजिर। क्लियर है? कंसेप्ट से कर, यहाँ पर आप थोड़ी सी स्पीड में भी देख सकते हो क्योंकि बार बार सेम कंसेप्ट हम कर रहे हैं ना। ठीक है, पहली बॉल ग्रीन हो, फिर उसके बाद 2 बॉल ब्लू हो, पहली नहीं सॉरी, कोई भी एक ग्रीन हो और एक रेड हो। ठीक है, एक बॉल के ग्रीन होने के अब 4 बॉल निकालनी है। गब्बर बन गया यहाँ पर देखो, 4 बॉल निकालनी है। टोटल 15 बॉल हैं। 15 × 14 × 13 × 12। ग्रीन बॉल कितनी है भाई? ग्रीन बॉल हैं 4। ब्लू बॉल कितनी है? 6, तो 6 और 5, ये उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। दूसरी बॉल ब्लू निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/14। टोटल 14 बॉल बच जाएंगी, ब्लू बॉल 6 है। अगली बार टोटल 13 बॉल बच जाएंगी, ब्लू बॉल 5 है। और रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल है 2। दैट्स इट। इनको हाँ अरेंज भी करना है अभी। तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हो इनको? आप अरेंज कर सकते हो 1 2 3 4 चीज़ें हैं तो 4 फैक्टोरियल बटे में 2 रिपीट हो रही हैं, 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो या उसको सोल्व कर लो, बात एक ही है। ऊपर वाले को भी करवा देता हूँ। देखो 4C1 होता है 4, 6C2 6 × 5/2, ये हो जाएगा 15। 2C1 = 2, ये होगा 15 × 14 × 13 × 12 बटे में 4 फैक्टोरियल। नीचे वाला 4 फैक्टोरियल में ऊपर ले गया। 4 और 3 से 1 2 से ये 7 पर चला। और कछु बचता है नहीं। 4 दूनी 8/91, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्लियर है? कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर कि आपको रुककर सोचना पड़े। ठीक, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि टीचर अगर अच्छे से समझा देगा तो किसी भी बच्चे को समझ में आ जाएंगे, सिर्फ टीचर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मैं अच्छे से समझा दूंगा तो कैसा भी बच्चा उसको समझ में आ जाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों का एफर्ट लगेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। है कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैं एक बार उसको बता दूं, उसके बाद स्टूडेंट को खुद थोड़ा सा रुक के सोचना पड़ेगा। तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वो वाला क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है आपके लेवल के ऊपर भी कि कितने क्वेश्चन में आपको रुक के सोचना पड़ रहा है, या क्वेश्चन के लेवल के ऊपर भी। तो कभी अगर कोई बात थोड़ी सी कम भी समझ में आए, अदरवाइज मेरी तरफ से एफर्ट कम नहीं होंगे, सोच लेना, खुद सोचना, समझ में आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन ही ऐसा होगा जहां पर आपको सोचने की जरूरत है। अंडर कॉन्फिडेंट मत होना बिना वजह, ये बोल रहा हूं बस। करो। इफ 8 बॉल्स आर पिक्ड, अगर 8 बॉल उसने उठाई हैं एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर एक कलर की इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हो। 8 बॉल उठाई हैं,
4 रंग हैं यहाँ पर, तो हर एक रंग की इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हो, तो 8/4 2, हर एक रंग की दो दो बॉल होंगी, 2 ब्लू 2 रेड 2 ग्रीन 2 येलो, हर एक रंग की दो दो बॉल होनी चाहिए, उसने बोला इक्वल बॉल होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 2 ब्लू बॉल चाहिए और 2 रेड बॉल चाहिए हमें, और हमें 2 ग्रीन बॉल चाहिए, और हमें 2 येलो बॉल। 8 बॉल टोटल उठानी है, तो कितने तरीके हैं 8 बॉल उठाने के? 15 में से 8, 15C8, ठीक है। 2 बॉल ब्लू, यानी कि उन ब्लू में से 2 बॉल छाटने के तरीके 6C2 इंटू, और रेड कितनी है 2C2, 4C2 3C2। आप इसको सोल्व कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अदरवाइज दूसरे तरीके से करें, 2 ब्लू हो 2 रेड हो। अब ये नहीं है कि आपको BBRR ऐसे लिखना ही पड़ेगा हमेशा। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि BBRRGGY, मेरे को पता है दिमाग में कि 2 B हैं 2 R हैं। पहली बॉल मैं उठाऊं वो ब्लू निकले, और मैं 8 बॉल उठाने वाला हूं, तो 8 बॉल उठाने वाला हूं 15, 8 नंबर लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 15 14, बाद में गिन लूंगा कितने लिखे जाएंगे, 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिखना है। इसका मतलब ये नहीं मैं 8 तक जा रहा हूँ, नहीं, मैं 8 ट्रम्प्स लिख रहा हूँ, ठीक। पहली बॉल ब्लू, ब्लू बॉल कितनी है 6, तो 6 और 5, 2 बॉल ब्लू उठानी है। पहली बॉल उठाओगे तो ब्लू बॉल 6 अवेलेबल होंगी, दूसरी उठाओगे तो 5 अवेलेबल होंगी। रेड कितनी है टोटल 2 है, तो 2 और 1, इंटू 1 करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं करता, मैं होता। तो ग्रीन कितनी है अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, 4 है, 4 इंटू 3। येलो बॉल कितनी है 3 है, 3 इंटू 2, ठीक है। अब इनकी अरेंजमेंट भी पॉसिबल है 8 चीज़ें हैं, तो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं, 8 7 6 5 4 3 2। मैं नहीं करूँगा इसको सोल्व, ऊपर वाले को करूँगा, फिर यहाँ लिखने की जगह है नहीं। 8 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एग्जाम में 2 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 2 2 2 लिखना है, ठीक है। अब ऊपर वाले को सोल्व करते हैं भाई, इक्वेशन जगह खाएगा, है ना। सोल्व तो आप कर ही लोगे वैसे। अच्छा, इसमें भी ऊपर जाके 8 फैक्टोरियल लिखना ही है यार, इसी को कर लेते हैं यहाँ पे। चलो करो, मैं नीचे वाले को करवाता हूँ, खत्म करो बात। तो ऊपर लिखना 8 फैक्टोरियल, 8 7 6 5, बाकी यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 3 2, और 2 तक लिखना एनफ होता है, इंटू 1 मत किया करो, और बटे में 4 बार 2 आ जाएगा। लेट्स डू इट। 4 बार 2 आ गया, तो कोई 16 दिख रहा है ऊपर, 16 तो है नहीं, तो 3 बार 2 से मैंने 8 काट दिया, ठीक है। और भाई 1 2 से मैंने ये 2 भी काट दिया, ठीक है। 15 को काटने के लिए मैंने 3 और 5 काट दिया, 12 को काटने के लिए मैंने 4 और 3 काट दिया, 10 के लिए कहीं पर 5 और 2 है क्या, 2 है और 5 है, ठीक है। 7 कट रहा है, 7 और 2 से काट देता हूँ मैं, एक 7 और 2 से मैं काट देता हूँ 14 को। अब 13 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, 9 और 8 शायद कट जाए, ठीक है। देखो 6 3 18 ना, तो 3 और 6 18 होता है, 9 से मैंने इनको काट दिया 2 पर। अब नीचे बच गया 8, 8 को काटने के लिए मेरे को 3 2 की ज़रूरत है, 1 2 तो मेरे को, सॉरी 2 2 तो मेरे को यहाँ मिले, 1 2 मेरे को मिला यहाँ, ये गया 8, 8 के अंदर 3 2 होते हैं। तो ऊपर मेरे पास क्या बचा है भाई, 1 बचा है, जो कि ना के बराबर होता है गुणा में, 6 बचा है, 6 बटे समथिंग इज दी उत्तर, और 13 इंटू 11 इज 143, यही है उत्तर, ठीक है। ओके, बताओ। हम तब तक बॉल उठाते रहेंगे, तब तक आपको ये कंसेप्ट हर तरीके से समझ में ना आए। हम बास्केट से बॉल उठाते ही रहेंगे, करो ये। देखो, उस भाई ने ये बोला है कि भाई मैंने 5 बॉल उठाई, रैंडमली उठाई मैंने,
ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है कि एट लीस्ट एक ब्लू हो, कि कम से कम एक बॉल तो ब्लू निकला है। ब्लू बॉल्स का भूखा है बंदा। ठीक, एटलीस्ट एक ब्लू का क्या मतलब है कि कम से कम एक तो ब्लू हो यार, ऐसा ना हो कि 0 ही ब्लू हो, एक तो कम से कम ब्लू हो। 2 ब्लू हो चलेगा, 3 ब्लू हो चलेगा, कम से कम एक ब्लू होनी चाहिए। तो देखो उसने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है, अगर एक बॉल ब्लू हो और बाकी सारी दूसरे रंगों की हो, तो क्या ये इवेंट ऐसा है जिसकी उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है? हाँ, ये ऐसा ही है। अगर एक ब्लू हो और बाकी अलग अलग रंगों की हो तो चलेगा। ठीक है, 2 ब्लू हो तो भी चलेगा, 3 ब्लू हो बाकी अलग अलग रंगों की हो, किसी भी रंग की हो, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 ब्लू हो, बाकी हो सकता है तीनों रेड, तीनों येलो हो, तीनों ग्रीन हो, एक येलो हो, एक ग्रीन हो, एक रेड हो, पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, 3 ब्लू हो बाकी सारी जो भी हो चलेगा, 4 ब्लू हो, 5 ब्लू हो। तो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 ब्लू का मतलब क्या है, मैक्सिमम 5 बॉल निकाल रहा है, तो मैक्सिमम 5 ब्लू हो सकते हैं, 5 बॉल निकाल रहा है तो बोल रहा है कि एटलीस्ट एक ब्लू हो, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा। एक केस ये बनेगा कि एक ब्लू है बाकी अलग अलग रंग की है। क्या सर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। एक बॉल ब्लू से निकलेगी, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ क्या होगी। 5 बॉल निकाल रहा हूँ, 15C5, 15 में से 5। ठीक है, एक बॉल ब्लू हो, ब्लू कितनी है 6, तो इन 6 बॉल में से एक बॉल निकली और बाकी की बॉल जो ब्लू नहीं है उनसे निकली। ऐसी कितनी बॉल है जो ब्लू नहीं है? 15 में से 6 गए 9, 9 बॉल, बाकी की 4 बॉल उनमें से निकली, 9C4। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। निकालने को हम इसकी भी निकाल सकते हैं, बट इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के हमें जोड़नी पड़ेगी, वो उत्तर आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटिव हो गया ना भाई, 5-5 केस कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने केस पॉसिबल हैं? अगर आप 5 बॉल निकाल रहे हो तो सिर्फ इस वे में देखेंगे कि ब्लू बॉल कितनी है। इस वे में टोटल कितने केस पॉसिबल हैं? या तो 0 बॉल ब्लू होएगी, या 1 ब्लू होएगी, या 2 ब्लू होएगी, या 3 ब्लू, या 4 ब्लू, या 5 ब्लू। इनके अलावा और कोई केस हो सकता है? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि 5 बॉल निकाली और 6 ब्लू, है ना? क्लियर है? आप बोलोगे जी हाँ, सिर्फ यही केस पॉसिबल हैं और इन सब की भाई ने प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो इसका मतलब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एक में से घटा देंगे। जो उसने पूछा है उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसका उल्टा नहीं होता, बच्चों को लगता है इसका उल्टा। इसके अलावा, राइट वर्ड इज अलावा, एक्सेप्ट दैट। ठीक है, इसके अलावा जो केसेस बचे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी तो मैं निकाल सकता हूं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 5 बॉल चूज करो और एक भी बॉल ब्लू ना आए? अभी रगड़े देते हैं भैया। टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें 5 बॉल चूज कर सकते हैं 15C5, और एक भी बॉल ब्लू ना हो, यानी कि यहां से कोई भी बॉल ना उठे, सारी की सारी बाकी जगह से उठे, यानी कि 9, 4 और 2 6 और 3 9, इन 9 बॉल में से 5 की 5 उठे, 9C5। इसको एक में से घटाना है जी। क्लियर है? तो निकाल दो इसको। 9 8 7 6 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और नीचे है 15 14, 5 तक जाऊंगा मैं, 13 12 11, 1 2 3 4 5। इसके नीचे भी 5 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर वाले के नीचे भी 5 फैक्टोरियल आएगा। 9C5 है ना, नीचे 5 है तो ऊपर वाले के नीचे भी 5 फैक्टोरियल, नीचे वाले के नीचे भी, तो वो कट गया, मैंने लिखा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी, ये उत्तर नहीं होएगा, इसको 1 में से घटाना पड़ेगा, तो पहले निकाल लेते हैं। चलो, 15 दूनी 30, ठीक है भाई, 7 और 2 14, 13 और 11 तो कटे हैं, यानी 12 पर नजर रखते हैं। 9 8 72 होता है, तो 12 6 72, 6/143। आवर आंसर विल बी 1 - 6/143। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 137/143, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है भाई, क्लियर है? क्या सर हम इसको अंडरस्टैंडिंग से निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। कैसे? रुक जाओ भाई, ऐसे बीच में क्यों बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि 0 बॉल ब्लू हो, तो मैंने पहली बॉल निकाली वो भी ब्लू ना हो, दूसरी बॉल निकाली वो भी ब्लू ना हो, तीसरी भी ब्लू ना हो, चौथी भी ब्लू ना हो, 5वीं भी ब्लू ना हो। यही मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि एक भी ब्लू ना हो। तो पहली वाली बॉल जो मैंने निकाली वो ब्लू ना हो, तो यानी कि
ब्लू बॉल के अलावा ये जो 6 बॉल हैं ब्लू, इसके अलावा जो बाकी की 9 बॉल बचेगी उनमें से निकलनी चाहिए वो बॉल। कौन सी निकलेगी? रेड येलो जो भी निकले उनमें से निकलनी चाहिए। मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया ब्लू ना हो, ठीक है। 9/15। फिर अब आगे आपको बताइए कि भैया 8/14, अब घटता रहेगा 7/13, अब 6/12, 5/11। अब एन बी जो मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। क्या ये अरेंज हो सकते हैं? अरेंज नहीं हो सकते, सेम चीज़ें हैं सारी। यही उत्तर है, यही चीज़ वहाँ पर लिखी गई थी। इसको 1 में से घटाएंगे बेसिकली, ना। उत्तर इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है भाई? ओके। इफ 3 balls आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नन इज येलो? कि कोई भी येलो ना हो। 3 बॉल निकाली, पहली वाली भी नॉट येलो, दूसरी वाली भी नॉट येलो, तीसरी वाली भी नॉट येलो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है? क्योंकि कैंडिडेट गलती करते हैं वो दिखाने के लिए। कैंडिडेट पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं 1 माइनस ऑल येलो, सारी येलो की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, जो कि गलत है। क्यों? देखो, अगर आप 3 बॉल निकाल रहे हो तो हो सकता है उनमें से एक येलो हो और बाकी की 2 येलो ना हो। हाँ जी सर, 2 येलो हो, 0 से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है एक भी येलो ना हो सकता है तीनों की 3 येलो। तो उसने पूछा है हमसे ये कि नन येलो, एक भी येलो ना हो, और आप बोल रहे हो एक में से इसको घटा दूं, ऑल येलो। बेटे एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट नीचे होता। इसके अलावा अगर आपने 3 बॉल निकाली तो नन इज येलो, कोई भी येलो नहीं है। इसके अलावा कितने केस बचे हैं? कोई भी बॉल येलो नहीं है 3 बॉल में से। तो इसके अलावा एक ये भी केस है कि एक बॉल येलो हो, ऐसा भी केस है कि 2 बॉल येलो हो, ऐसा भी केस है कि 3 बॉल येलो हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी करोगे तो ये सब कुछ होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखना। ये गलतियां आम हैं, बहुत ही आम है। जितनी तरह के आम नहीं होते उतनी आम है। आपको पता है आम बहुत भयंकर वेराइटीज़ में आता है, पता नहीं सैकड़ों वेराइटीज़ में आता है या पता नहीं हज़ारों, इतनी तरह के आम है। ठीक है, देखो तो कोई भी बॉल येलो ना हो तो बहुत ही सिंपल है एक क्वेश्चन। तो 3 बॉल छाटने के कितने तरीके हो सकते हैं? टोटल 15 बॉल हैं, 15C3। जो भी हम 3 बॉल निकाल रहे हैं वो बस इन बॉल में से ना आए। अच्छा, 15 में से 3 गए 12, बाकी की 12 बॉल में से आ जाए 12C3। दिस इज द आंसर। सिर्फ इसलिए लिया है कि ये कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। इसको कर लोगे? बटे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा दोनों का। कंसेप्चुअली करोगे तो दिस, ये भी नॉट येलो, ये भी नॉट येलो, ये भी नॉट येलो। तो अब NY आपको ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके दिमाग में हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहली बॉल येलो ना हो, यानी कि जो येलो बॉल 3 रखी हैं, इन येलो बॉल के अलावा कहीं से भी आ जाए बाकी की 12 बॉल में कहीं से, तो नॉट येलो होने की किसी बॉल की प्रोबेबिलिटी है 12/15। अगली बॉल भी येलो ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, अगली बॉल भी येलो ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। NY सेम है, क्या इसको हम अरेंज कर सकते हैं? नहीं। यही उत्तर हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट इट। तो भाई 15 8 120, ये 12 और 10 120 बनाता है। मैंने ऐसे ही काट डाला। 2 चौके 8, 2 से जाएगा 7 पर, तो 11 चौके 44/91। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, और मैं आपको कैलकुलेशन की टेक्निक सिखाता हूँ कोर्स के अंदर ही, बहुत सारी सिखाता हूँ, अलग से नहीं सिखाता। ऐसा नहीं है कि अलग से सिखाने की भी कुछ कैलकुलेशन होती है, वो मैं अलग से सिखा देता हूँ। कैलकुलेशन बूस्टर की जो आपको 2 वीडियो मिली है कोर्स के स्टार्टिंग में, अभी ऐसी ऐसी कैलकुलेशन है कि 12 और 10 120 है, 15 8 120 मैंने काट दिया। तो क्या मैं ऐसे क्वेश्चन जनरेट करूँ अलग से और वो आपको सिखाऊँ? और ये क्या आप याद रखोगे? नहीं। तो ये ऑन द स्पॉट सीखने की चीज़ें हैं। धीरे धीरे पूरे कोर्स के अंदर ये अलग अलग तरह की आप चीज़ें सीखोगे और आपकी भी ऐसे ही आदत बन जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऐसे सीखने की होती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी हैं जो सेपरेटली क्लास में सिखाई जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो थ्रू आउट द कोर्स हमें सीखनी होती है ना। देखो भाई, जॉन एंड डैनी गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज हैं, उनके लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ जॉन, जॉन सेलेक्ट होगा उसकी प्रायिकता, ये संभावना यूज कर रखा है, यहाँ पर प्रायिकता यूज करना है भाई। ठीक, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में संभावना
बाकी बात एक ही है, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस ही होता है, ठीक। बट मैथमेटिकल टर्म प्रायिकता है। तो जो जोन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो 1/3 है। और डैनी के लिए दिस वैल्यू फॉर डैनी, यानी कि डैनी के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो सिलेक्ट होने की 1/5 है। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, ताकि दोनों सेलेक्ट हो जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा देखते हैं, देखो दो काम होने चाहिए कि जोनी भी सिलेक्ट हो जाए और डैनी भी सिलेक्ट हो जाए, यानी कि ये काम भी हो और ये काम भी हो। बोल रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस काम के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और इस काम के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो ये दोनों काम के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है ना। इस काम के, अब ये मत बोलना, कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि हो सकता है पहले डैनी सेलेक्ट हो जाए फिर जॉन सेलेक्ट हो जाए इनटू 2 अरेंजमेंट, ये भी डाउट आ सकता है। बट भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दो पत्ते निकाले, पहले वाली पर जैक आ गया, ये क्या जॉन आ गया, दूसरे पर डैनी आ गया, 2 बार डाइस फेंकी, पहली बार ये आ गया। या तो बंदा सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये दोनों सेलेक्ट हुए, ये दोनों सेलेक्ट नहीं हुए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक को वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, एक को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, ऐसा दोनों को सेम चीज मिल रही है, सिलेक्शन। पहले बाद का कोई कंसेप्ट नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, सिलेक्ट होने में, वैकेंसी में आने में। ये सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, बस। ऐसा नहीं है कि ये पहले सिलेक्ट हो गया बाद हो गया, ठीक है। तो यहां पर ऐसे अरेंजमेंट नहीं होगा। ये मत सोचना कि मुझे कैसे पता चलेगा, इस तरह के और भी क्वेश्चन कराऊंगा तभी तुम्हें पता चलेगा। क्लियर है। एक बार इस कंसेप्ट को देखते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है, सेम क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कि इनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो। यानी कि जोन भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए और डैनी भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जोन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/3, यानी कि 2/3। तो जोन के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ये। तो ये काम भी नहीं होना चाहिए, जोन सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, एक तो ये काम ठीक है, और दूसरा डैनी भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। डैनी की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8/15, ठीक। कि उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो। नेक्स्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है, सारा क्वेश्चन सेम है ऊपर, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, उनमें से केवल एक बंदा सिलेक्ट हो। अच्छा, यानी कि जॉन सिलेक्ट हो जाए और डैनी ना हो, या फिर डैनी सिलेक्ट हो जाए और जॉन सिलेक्ट ना हो, इन दोनों में से एक काम होएगा। इन दोनों में से एक बंदा सिलेक्ट होना चाहिए। तो ऑर्डर की बात नहीं है, अब ये नहीं है कि जॉन पहले डैनी बाद में ना, या तो ये हो जाए और ये ना हो, या फिर ये ना हो और ये हो जाए। इनमें से एक ही बंदा सेलेक्ट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हो सकता है ना खाली जॉन हो डैनी ना हो, खाली डैनी सेलेक्ट हो जाए जॉन ना हो, ठीक है। या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे और दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे। तो जोन के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जोन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। डैनी के सिलेक्ट ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कर लेते हैं, जोन हो जाए डैनी ना हो, या तो ऐसे होगा, या फिर जोन ना हो और डैनी हो जाए, ऐसे होगा, ठीक है। तो जोन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। डैनी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। 1 - 1/5 प्लस, या तो ये होगा या ये होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। जोन के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, 1 - 1/3। डैनी के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। ये जुड़ेगा तो नीचे तो 15 है ही है दोनों में, 5×3 = 15, 5×3 = 15। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 और 2 6/15, तो 2/5 40। अब मान लो इसी क्वेश्चन को वो परसेंटेज में पूछ ले, कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो फिर कई बच्चे ये बोलेंगे, सर परसेंटेज वाले पूछ लिए थे वहां पर। तो इतने मत घबराया करो यार, आपको सब कुछ देकर भेज रहा हूँ। एक आधा क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाए, वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर ले, वो पूरी दुनिया के लिए नया हो सकता है, आपके लिए नया नहीं होएगा अगर अपने माइंड को ओपन रखो। मैंने जब प्रोबेबिलिटी समझाई तो मैंने क्या बताया था, मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं रटाया आपको,
फॉर्मूला तो याद करवा ही दिया, इसका मीनिंग बताया। मैं आपको चीज़ों का मीनिंग बताता हूँ कि इसका मतलब है सिर्फ चांसेस। उसको फ्रैक्शन में बोल लो, उसको परसेंटेज में बोल लो, उसको रेशियो में बोल लो। आप बोलोगे सर रेशियो में, आगे बताऊंगा वो वाली अंडरस्टैंडिंग भी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बाहर आएगा ही नहीं। मेरी महानता नहीं है, आपके एग्जाम का सिलेबस ही इस तरह का है कि प्रेडिक्टेबल है, और मेरी महानता भी है थोड़ी मोटी, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो खुद को क्रेडिट भी दे लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 मार्च 2023 CGL Tier 2, इस दिन जो पेपर हुआ उसके अंदर ये पूछा गया, ठीक है। इसको करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ए पर्सन कैन हिट ए टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स। ये बोल रहे हैं कि एक बंदा जो है वो अगर 8 बार शॉट टारगेट करेगा तो 5 बार वो हिट कर देगा। तो यानी कि हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8। और मिस करने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मिस कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। अगर वो 8 शॉट मारेगा तो 5 टाइम तो टारगेट पर लग जाता है और 3 टाइम टारगेट पर नहीं लगता, ठीक। हिट करने की ये प्रोबेबिलिटी है, मिस करने की ये प्रोबेबिलिटी, ठीक। इफ ही फायर्स 10 शॉट्स, अगर वो 10 शॉट फायर करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 बार हिट करे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 बार तो हिट करे और 8 बार मिस करे। एग्जामिनर ये पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टारगेट को 2 बार मारेगा, लक्ष्य को 2 बार हिट करेगा। वो 10 बार फायर कर रहा है, सिर्फ 2 बार हिट करे, यानी कि 2 बार तो हिट करे और बाकी 8 बार मिस करे। ये 2 काम देखने हैं। 8, उसने 10 शॉट फायर किए हैं। उसने ये नहीं बोला ना कि पहले 2 बार हिट करे और बाकी 8 बार मिस करे, ऐसा तो नहीं बोला कि पहली 2 बार में हिट कर दे बाकी 8 बार में मिस कर दे। हो सकता है वो 2 बार जो हिट कर रहा है वो पहली 2 है, आखिरी 2 है, बीच में कहीं 2 है, या फिर पहली और आखिरी है, दूसरी और 8वीं है, कुछ भी हो सकती हैं। तो इनके ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे हम। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट करे। इसकी प्रोबेबिलिटी, हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। तो 5/8 कितनी बार आया है दोस्त? 5/8 आया है 2 बार। तो सिंपली ऐसे कर दूं, 5/8 की पावर 2, 5/8 इंटू 5/8 है ना। ऐसे ही मिस कितनी बार किया? 8 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, इसकी 3/8। तो ऐसे कर दूं 3/8 की पावर 8। अब उत्तर देखो किस फॉर्म में है। अच्छा, 8 की पावर 10, 3 की पावर 8। अब इसको देखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये लिखोगे आपको पता चलेगा यार 8 की पावर 8 सोल्व करना ईजी तो है नहीं। तो एग्जामिनर ने ध्यान रखा इसका। तो नीचे 8 जो है 8 बार यहाँ पर आया है और 2 बार यहाँ पर आया है। तो 8 की पावर तो 10 है नीचे। ऊपर 5 की पावर 2 है जो कि है 25, ठीक है। और 3 की पावर 8 है, ठीक है। अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, क्लियर है। और अब तक मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा है इनके ऑर्डर का। तो इनके ऑर्डर का आप कैसे भी ध्यान रख सकते हो, मैंने आपको बताया है। आप 10C2 कर लो कि 10 में से 2 जगह कितने वेज में 2 जगह चूज की जा सकती हैं हेड के लिए, बाकी जगह मिस आ जाएगा अपने आप। कितने वेज में मैं 10 में से 2 जगह चूज कर सकता हूं, उतने ही वेज में ये अरेंजमेंट हो सकती है। कौन सी 2 जगह मैं चूज करूं हेड के लिए? 10 में से 2 जगह कितने वेज में चूज की जा सकती है, उतनी अरेंजमेंट हो सकती है। या फिर 10 में से 8 जगह मैं कितने वेज में चूज कर सकता हूं मिस करने के लिए। या फिर टोटल 10 चीज़ें हैं, 10 फैक्टोरियल बटे में 8 चीज़ें सेम हैं, 8 फैक्टोरियल, ये 2 चीज़ें सेम हैं, 2 फैक्टोरियल। ये वाली अप्रोच बेस्ट रहती है, ये वाली। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा अभी, ठीक है। इंटू यहाँ पे भी कर देते हैं 10C2 इंटू 10 इंटू 9 बटे में 2। अब देखते हैं भाई, देखो 8⁻10 है नीचे तो काटना पड़ेगा, 3⁻8 है ऊपर, ठीक है। तो 3⁻8 के अलावा बाकी सब इसने गुणा करके लिख दिया है, तो देख लेते हैं। तो 2 से 5 पर जाएगा, तो 9 पंजे 45, तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 112, तो 112 और 5 1125 इंटू 3 की पावर 8 बटे में 8 की पावर 10, ठीक। पिछले मेन से पहले
जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा के कंसाइज वे में आपको मैंने भेजा था, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बाद ये क्वेश्चन डुएबल है कि नहीं बताओ। देखो, ए स्पीक्स द ट्रूथ 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स। तो ए जो है वो सच बोलता है 7 बार में से 5 बार। तो ए की सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/7। झूठ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7। 7 में से 5 बार ही सच बोलेगा, 2 बार झूठ बोलेगा। ठीक। 20 स्पीक्स ट्रूथ 8 आउट ऑफ 9 टाइम्स। कि 9 में से 8 बार ये सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। ठीक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? ठीक है, वे एक ही बात को कहने में, एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। यानी कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, यानी कि वो अलग बात बोल रहा है, वो अलग। जब उनसे सेम बात पूछी जाए, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और वो मैच खत्म हो गया, ओके, फिर ए और बी से पूछ रहे हैं कि भाई बता इंडिया जीता है पाकिस्तान, तो एक बोल रहा है अलग बात, एक बोल रहा है अलग बात, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कोई सच बता रहा है, कौन झूठ बता रहा है, इस पर हम नहीं जा रहे। जो भी है एक अलग बात बोल रहा है, एक अलग बात, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो देखते हैं। देखो, हो सकता है कि ए जो है वो सच बोल दे और बी जो है वो झूठ बोल दे, तो भी तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। एक बात हुई, सच्चाई तो एक ही है, एक बात हुई, जो भी हुई हमने पूछी वो, तो हो सकता है ए सच बोल दे और बी झूठ बोल दे, तो भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर ए जो है वो झूठ बोल दे और बी जो है सच बोल दे, तो भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। दोनों झूठ बोलेंगे तो भी दोनों सेम बात कहेंगे, दोनों सच बोलेंगे तो भी दोनों सेम बात कहेंगे, है ना। एक ही बात पूछी गई है इनसे, तो एक झूठ बोल दे, एक सच बोल दे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, तो ए के सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? तो 7 बार में से 5 बार सच बोलता है, 5/7। बी के झूठ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/9। 9 में से 1 बार झूठ बोलता है, प्लस ए के झूठ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 7 में से 5 बार सच, 2 बार झूठ, और बी जो है भैया 9 में से 8 बार सच। तो बस ये आपको जोड़ना है। 9 7 63 तो नीचे है ही, 8 दूनी 16 और 5 21, 1/3। ठीक, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ये मजेदार क्वेश्चन था भाई, और है भी। देखता हूँ आप करोगे कि नहीं। चलो मैं रेस्ट ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। The probabilities of solving a problem by 3 students A, B and C। एक प्रॉब्लम है कोई मैथ की या चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 5/9। ठीक है, और सी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पहले मैं आपको पूरी राम कहानी बताता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है वो बताता हूँ। देखो, ए बी और सी 3 बंदे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। मान लो तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी? आप बोलोगे जी हाँ मानी जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ ए ने सॉल्व करी, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी? मानी जाएगी। उसने क्या पूछा है? उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। मैंने 3 लोगों को कोई प्रॉब्लम दी, अब मान लो 2 लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, एक ने सॉल्व करी, तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई ना। तो अगर तीनों ने सॉल्व करी तो भी ये माना जाएगा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड,
एक ने सोल्व कर दी, अब एक जो है जिसने सोल्व करी वो ए है, तो हो सकता है बी अकेला सोल्व कर दे, बाकी ना कर पाए। हो सकता है सी अकेला सोल्व कर दे, ये भी एक केस हो सकता है कि सी ने अकेले ने सोल्व कर दी, बाकी ने नहीं करी, तो भी प्रॉब्लम तो सोल्व होगी। तो अब तक तो मैंने एक से सोल्व करवाई थी, अब हो सकता है दो बंदे सोल्व कर दें। अब मैं देखूंगा जो सोल्व नहीं कर पाया उसको। सारे केस निकालने के लिए मैं कांटे को यूज़ करूंगा। कांटा मैंने सी पर लगा रखा है, अब मैंने बी पर लगा दिया, बाकी दो जगह टिक मार दिया। मैंने ए पर कांटा लगा दिया, बाकी दो जगह टिक मार दिया। या हो सकता है कोई भी सोल्व ना कर पाए। टोटल ये सारे केस बन सकते हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। तो एग्जामिनर ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसकी। आपको इन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी। आपको ये करना पड़ेगा कि ए ने सोल्व कर दी या नहीं किया। अब ये करना कैसे है वो बता देता हूँ, करेंगे नहीं बट नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ए ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। बी ने सोल्व कर दी, उसकी है 5/9 और 1/5 प्लस या तो ये वाला केस होगा या ये वाला होगा, यानी कि ए सोल्व कर देगा। ए के सोल्व करने की है 3/7 और बी सोल्व नहीं करेगा, यानी कि बी के सोल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है 4/9। 9 में से 5 बार वो सोल्व कर देता है और 4 बार नहीं कर पाता। 5 में से 1 बार कर देता है सोल्व, 4 बार नहीं कर पाता। तो एंड सो ऑन, ऐसे चलोगे आप। या फिर आप क्या करोगे, एक में से घटा दोगे इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी। सिंपल, ठीक, वही करेंगे हम। इसीलिए इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी ज़रूरी है, जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा और एक में से घटा दूंगा, इन सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जितने भी इवेंट्स पॉसिबल होते हैं, जितने भी तरह के इवेंट पॉसिबल होते हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 होती है। ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए भी सोल्व ना करे, बी भी ना करे और सी भी ना करे। ए की सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी है भैया, एक में से घटाते रहो इनको, 4/7, 4/9, 4/5, सब में 4 आ गया, 64 बटे में 9 7 63, 5 3 15, 5 6 315, तो 1 - 64/315, 5 में 4 गए 1, 251/315। उत्तर क्या हो जाएगा, 251/315। ठीक, अब भाई आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ काम की। ठीक, जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्वेश्चन बस देखो। प्रोबेबिलिटी को देखने का एक तरीका बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी को आप देख सकते हो परसेंटेज में भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड नॉर्मली 99% टाइम हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, और आप रेशियो में भी देख सकते हो प्रोबेबिलिटी को, अनुपात में। कैसे, देखो, एक टर्म होती है ओड्स इन फेवर। आपको जस्ट मैं टर्म्स समझाऊंगा, नया कोई कंसेप्ट नहीं दे रहा। ओड्स इन फेवर, इसका मतलब क्या है, आउटकम्स इन फेवर पहले लिखे जाएंगे, आउटकम्स नॉट इन फेवर बाद में लिखे जाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लो। घटना के अनुकूल या प्रतिकूल संयोग अनुपात, इसका मतलब क्या है, देखो मान लो उसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं कि ये 8 में से 5 बार टारगेट को हिट कर रहा था। मैं ऐसे मान लेता हूं कि राम जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ राम हिटिंग द टारगेट इज 5/8। अगर वो 8 बार फायर कर रहा है तो 5 बार वो टारगेट को हिट कर रहा है। तो यानी कि राम जो है टारगेट को हिट कितनी बार करता है, 5 बार, और मिस कितनी बार करता है, 3 बार। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ओड्स इन फेवर ऑफ, अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, ओड्स इन फेवर ऑफ राम हिटिंग द टारगेट, तो मैं लिखूंगा 5/3। अगर मैं बताऊंगा ओड्स इन फेवर ऑफ राम हिटिंग द टारगेट, तो मैं बताऊंगा कि राम कितने केसेस में टारगेट को हिट कर रहा है, वो तो मैं पहले लिख दूंगा, और कितने केसेस में मिस कर रहा है वो मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कोई काम है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो मैं बोलूंगा
odds in favor of event A are 2:5। मतलब जितने भी आउटकम उस काम के फेवर में है वो मैं पहले लिख दूंगा, जितने भी आउटकम उस काम के अलावा वाले हैं वो मैं बाद में लिख दूंगा। जिन आउटकम्स में वो काम हो रहा है वो मैं पहले लिख दूंगा, जिनमें नहीं हो रहा वो मैं बाद में लिख दूंगा। यानी कि मैं अगर आपको ये बोलूं odds in favor of राम हिटिंग द टारगेट आर 5:3, यानी कि राम टारगेट को हिट कर रहा है 5 बार और मिस कर रहा है 3 बार। odds अगेंस्ट, अगर मैं यही बोलूं odds अगेंस्ट राम हिटिंग द टारगेट, राम टारगेट को हिट कर रहा है, उसके अगेंस्ट कितने odds हैं, तो जब वो हिट नहीं कर रहा वो मैं पहले लिख दूंगा और हिट कर रहा है वो मैं बाद में लिख दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी बताने का एक तरीका है, बस वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन निकालने के कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे। ठीक, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं odds अगेंस्ट प्रतीक स्पीकिंग द ट्रूथ आर 3:7। इसका मतलब क्या, आप ध्यान से मेरी बात को सुनो। यहां पर वो एक इवेंट बताएगा प्रतीक स्पीकिंग द ट्रूथ। अच्छा जी, कि प्रतीक जो सच बोलता है ये एक इवेंट है, उसके अगेंस्ट में odds, उसके अगेंस्ट में पहले उसके अगेंस्ट में गिवन होंगे। अगर वो यहां पर odd अगेंस्ट लिख रहा है तो पहले वो दी होगी ये जो इवेंट है इसके अगेंस्ट में कितने आउटकम है, कि जो प्रतीक सच बोलता है इसके अगेंस्ट में, यानी कि 3 बार प्रतीक झूठ बोलता है और 7 बार सच बोलता है। अगर ऐसे लिखा होगा odds इन फेवर, तो यहां पर जो इवेंट लिखा हुआ है उसके फेवर वाले आउटकम पहले लिखे होंगे, उसके अगेंस्ट वाले बाद में। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसी चीज को हिंदी की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, घटना के अनुकूल संयोग अनुपात लिखेगा। अगर घटना के अनुकूल संयोग अनुपात लिख रखे हैं तो यानी कि घटना के अनुकूल जो भी आउटकम है, जो भी परिणाम है वो पहले लिख देगा और जो प्रतिकूल है वो बाद में लिख देगा। यहां वाला वर्ड देखना है, अगर उसने यहां पर ये वाला, अगर उसने यहां पर ये वर्ड यूज कर लिया अनुकूल, यानी कि अनुकूल वाले आउटकम पहले बता देगा, प्रतिकूल वाले बाद में। अगर यहां पर उसने प्रतिकूल यूज कर लिया तो प्रतिकूल वाले पहले बता देगा, प्रतिकूल वाले परिणाम, और अनुकूल वाले बाद में। अब मैं इंग्लिश वालों के लिए बोलता हूं, यहां पर odds इन फेवर यूज कर लिया तो वो वाले आउटकम जो फेवरेबल है वो पहले बता देगा, जो नॉट फेवरेबल है वो बाद में बता देगा। ठीक है, अगर उसने odds अगेंस्ट यूज कर लिया तो जो आउटकम फेवर में नहीं है वो यहां पर लिख देगा और जो फेवर में है वो बाद में लिख देगा। इसके ऊपर एक आधे क्वेश्चन करें। घटना के पक्ष में odds, घटना के अनुकूल संयोगानुपात, संयोगानुपात 3:4। इसका मतलब क्या है, देखो कि टोटल आउटकम अगर 7 हैं, टोटल आउटकम अगर 7 हैं, इवेंट ए के फेवर में 3 है और अगेंस्ट में 4 है। सिंपल, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल आउटकम अगर 7 हैं तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 3/7 और इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, 4/7। ठीक है, जब वो odds इन फेवर लिखेगा तो इसका मतलब पहले जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कि होने वाले चांसेस को, बाद वाला ना होने वाले। आप टोटल को जोड़ोगे कि अगर 7 बार काम हो रहा है तो 3 बार पहले वाला हो रहा है और 4 बार नहीं हो रहा, 3 बार ये जो भी काम बताया गया है वो हो रहा है। ऐसे अगर वो अनुकूल बोल रहा है तो पहले वाली जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है, वो दर्शाती है पहले वाली संख्या की घटना घटेगी, और दूसरे वाली संख्या घटना नहीं घटेगी, कितनी बार घटना नहीं घटेगी। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 3/7। तो प्रोबेबिलिटी को दिखाने का जस्ट एक तरीका है, इसको वो यूज कर सकता है, और कोई इसमें नया कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन के ऊपर भी मैं लगाऊंगा। ये हिंदी थोड़ी सी एक आधे क्वेश्चन की ऐसे है, इनके ऊपर मैं नज़र मारना मिस कर गया। ठीक है भाई, तो मैं आपको वैसे ही बताता रहूँगा, मैंने यहाँ पर आपको बता ही दी है क्या है, तो हिंदी वाले देख लेना आप।
इफ एन एम्प्लॉई इज रैंडमली सिलेक्टेड आउट ऑफ 120 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी, द ऑड्स इन फेवर, यानी कि घटना के अनुकूल संयोग अनुपात, दैट द सिलेक्टेड एम्प्लॉई इज मेल, तो उस एम्प्लॉई के मेल होने के फेवर में जो ऑड्स हैं वो हैं 3:5। इसका मतलब क्या है कि वो एम्प्लॉई मेल होगा उसके चांसेस है 3, और मेल नहीं होगा यानी कि फीमेल होगा उसके चांसेस है 5। यानी कि उसने मेल और फीमेल का रेशियो बता दिया जस्ट आपको। ये प्रोबेबिलिटी की टर्म है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताने का तरीका। तो उसने मेल और फीमेल का रेशियो बता दिया। वो बोल रहा है कितनी फीमेल हैं, तो 5 फीमेल हैं टोटल 8 में से, तो 5/8 इंटू 120। अब आप कर ही लोगे। तो ये जस्ट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट, A class contains 30 boys. Find the number of girls in that class if the odds against of selecting a boy are 2:1। ये हिंदी में अनुकूल प्रतिकूल वाली चीज़ें यूज होंगी, तो अभी इसको इग्नोर करना भाई, बाद में मैं ठीक कर दूंगा। आपको जो PDF मिलेगी उसमें ठीक मिल जाएगा। A class contains 30 boys. Find the number of girls in that class if the odds against of selecting a boy, odds against यानी कि प्रतिकूल संयोग अनुपात, एक बॉय को सिलेक्ट करने के अगेंस्ट, यानी कि अगेंस्ट वाला पहले बताया होगा, ताकि बॉय ना हो वो पहले बता रखा है और बॉय हो वो बाद में बता रखा है। तो यहाँ पर गर्ल है, यहाँ पर बॉय है। गर्ल कितनी है, 2 हैं, तो बॉय कितने हैं, 1। ठीक है, अब बॉय, ताकि प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉय किसी भी बच्चे को सिलेक्ट करें और वो बॉय निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। टोटल 3 बच्चे हैं तो उसमें 2 गर्ल हैं 1 बॉय है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गर्ल निकले एक बच्चे को सिलेक्ट करे, तो 2/3। ठीक है, ये मैम, ये मैं जस्ट आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करेंगे हम। तो क्या पूछा इसने, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स हैं भैया 2, 3 में से, तो 2/3 आउट ऑफ 30 दैट विल बी 20, ऑप्शन बी। राम एंड लक्ष्मण आर शूटर्स, ठीक है। ओड्स इन फेवर ऑफ राम हिटिंग द टारगेट, राम के टारगेट हिट करने के फेवर में ओड्स हैं, यानी कि 2 बार हिट करेगा 2 बार मिस करेगा। अगर ओड्स इन फेवर दे रखे हैं इस इवेंट के, तो इस इवेंट के होने के बात पहले बताई होगी, ना होने की बाद में। ठीक, तो राम 2 बार अगर हिट करेगा तो 3 बार मिस करेगा। एंड ओड्स अगेंस्ट लक्ष्मण हिटिंग द टारगेट, ओड्स अगेंस्ट यूज किया है, तो यहां पर जो चीज लिख रखी है लक्ष्मण हिटिंग द टारगेट, ये जो चीज लिखी है इसके अगेंस्ट वाली बात पहले बताएगा। तो लक्ष्मण के टारगेट हिट करने के अगेंस्ट क्या होगी कि वो हिट ना करे, यानी कि लक्ष्मण हिट ना करे, उस 3 बार वो हिट नहीं करेगा, 4 बार वो हिट करेगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हिंदी वालों को भी मैं बता देता हूं, घटना के प्रतिकूल, कि राम के लक्ष्य भेदने के प्रतिकूल संयोग अनुपात, प्रतिकूल संयोग अनुपात यानी कि राम लक्ष्य को भेद देगा, उसके प्रतिकूल 2 है और उसके अनुकूल 3 है। ऐसे ही लक्ष्मण के लक्ष्य भेदने के, सॉरी मैंने गलत यूज कर दिया यार, ऊपर अनुकूल आएगा, राम के लक्ष्य भेदने के अनुकूल, यानी कि अनुकूल वाली चीज पहले और खिलाफ वाली बाद में। लक्ष्मण के लक्ष्य भेदने के प्रतिकूल, यानी कि प्रतिकूल वाली चीज पहले, हिट ना करने वाली पहले, हिट करने वाली बाद में। क्लियर भाई। तो प्रोबेबिलिटी बताने का एक तरीका है। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हिट द टारगेट, ताकि दोनों टारगेट को हिट कर दें, यानी कि राम भी टारगेट को हिट कर दे और लक्ष्मण भी टारगेट को हिट कर दे। तो राम के टारगेट हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 बार में से 2 बार हिट कर रहा है तो 2 आउट ऑफ 5, और लक्ष्मण के हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 आउट ऑफ 7, 4 और 3 7, 7 में से 4 बार हिट कर रहा है, तो 4 दूनी 8/7 5 35। ठीक है भाई। नेक्स्ट, राम एंड लक्ष्मण आर शूटर्स, ओड्स इन फेवर ऑफ राम हिटिंग द टारगेट, राम हिट करे, बाकी सेम स्टेटमेंट है पिछले क्वेश्चन वाली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, यानी कि या तो ये हो सकता है कि राम ने हिट कर दिया लक्ष्मण ने मिस कर दिया, और या ये हो सकता है कि राम ने मिस कर दिया और लक्ष्मण ने हिट कर दिया।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट है, खाली एक ही हिट कर पाए, यानी कि राम हिट कर दे, लक्ष्मण मिस कर दे, और राम मिस कर दे और लक्ष्मण हिट कर दे। तो राम के हिट करने की क्या है प्रोबेबिलिटी, 2/5। लक्ष्मण के मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। 3 के ऊपर है ना काटा, 7 में से 3 बार मिस कर रहा है, प्लस राम के मिस करने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, और लक्ष्मण के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/7। 7 5 35 नीचे होएगा, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 12 और 6 18/35। ठीक, राम एंड लक्ष्मण सेम कहानी है, राम हिट कर दे मिस कर दे, लक्ष्मण मिस कर दे हिट कर दे, लास्ट क्वेश्चन की तरह। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, कि उनमें से एक ही बंदा टारगेट, अच्छा एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब क्या है, देखो कि कम से कम एक तो टारगेट को हिट करे। तो देखो अगर राम हिट कर दे और लक्ष्मण मिस कर दे तो चल जाएगा, क्योंकि कम से कम एक ने हिट कर दिया। अगर राम मिस कर दे लक्ष्मण हिट कर दे तो चल जाएगा, जी हाँ चल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक ने हिट कर दिया। अगर दोनों हिट कर दे तो भी चल जाएगा। एटलीस्ट एक हिट करने का मतलब है कि कम से कम एक हिट कर दे, ज़्यादा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों हिट ना करें तो नहीं चलेगा। टोटल ये 4 ही केस पॉसिबल है, या तो दोनों मिस कर देंगे, या दोनों हिट कर देंगे, या फिर दोनों में से एक हिट कर देगा। एक बार हिट करने वाला राम है और एक बार हिट करने वाला लक्ष्मण है। तो उसने ये पूछा है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्यों ना इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल कर एक में से घटा दें। यही टोटल सारे केसेस पॉसिबल है। तो राम भी मिस कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। लक्ष्मण भी मिस कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। तो 3 3 9/35 है प्रोबेबिलिटी इसकी। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 9/35, 26/35। ठीक है भाई, क्लियर है। राम एंड लक्ष्मण आर शूटर्स, ठीक है, सेम कहानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टारगेट को हिट कर पाए। ठीक है, बाकी कहानी पिछले क्वेश्चन जैसी है, राम हिट कर दे मिस कर दे, लक्ष्मण मिस कर दे हिट कर दे। ठीक है, क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, दोनों हिट कर दें, दोनों मिस कर दें, राम हिट कर दे लक्ष्मण मिस कर दे, ये कहानी पॉसिबल है। उसने क्या बोला है कि मैक्सिमम उनमें से एक ही टारगेट को हिट कर पाए, एक से ज़्यादा ना हिट कर पाए। एक से कम हिट कर दे चलेगा, बट एक से ज़्यादा ना कर पाए। उसने क्या बोला कि एक से ज़्यादा टारगेट को हिट ना कर दे, तो यानी कि ये वाला केस नहीं चलेगा कि दोनों ने हिट कर दिया ना, ये चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। एक से कम ही हिट किया है, ये एक के बराबर किया है, एक से ज़्यादा तो नहीं है ना, एक से ज़्यादा तो नहीं है। तो उसने इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो क्यों ना हम इसकी निकाल कर एक में से घटा दें। तो राम टारगेट को हिट कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। लक्ष्मण हिट कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7। 8/35 है प्रोबेबिलिटी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1 - 8/35 हो जाएगी, 27/35 ऑप्शन है। ठीक, क्लियर।